अच्छा छोड़े अम्मी, ये बताएं आपको कोई काम था मुझसे? मायशा ने बात बदलते हुए कहा। हाँ, मैं जो बात बताने आई थी वो तो भूल ही गई। माथे पर हल्का सा चपत लगाते हुए वो मायशा के करीब ही बेड पर जगह बनाते हुए बोली, फातिमा बाजी ने हूद का प्रपोजल भेजा है तुम्हारे लिए, खुशी मसरत से कहते हुए मरियम बेगम के चेहरे पर अलग ही चमक थी, जबकि इसे लगा किसी ने उसकी समातों पर बम फोड़ दिया हो। क्या? मारे हैरत के इसकी जुबान कंग हो गई। लेकिन अम्मी क्यों? अब इस क्यों का जवाब मैं क्या दूं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि फातिमा बाजी ने अपने लाइक फाई बेटे के लिए मेरी नगोरी बेटी का इंतखाब किया है। बहुत बड़ा ज़र्फ है उनका। मरियम बेगम खुशी से फूले नहीं समा रही थी, जबकि अपनी नाकदरी पर मायशा की आंखों में पानी जमा होने लगा। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अपनी इकलौती बेटी की कोई इज्जत ही नहीं उनकी नजर में। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे इतनी जल्दी थोड़ी ही ना विदा करूंगी तुम्हें, जो अभी से रोने बैठ गई। मरियम बेगम शायद अपनी ही धुन में थी। उनकी बात सुनकर मायशा को और जोर का रोना आ गया। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे हूद भाई से शादी नहीं करनी प्लीज। मायशा ने हिम्मत मुश्तमा करके बिला आखिर कह ही दिया। फिर क्या था, मारे सदमे के मरियम बेगम से हिला ही नहीं गया, एक जगह पर सर पकड़कर बैठ गई। अम्मी क्या हुआ? मायशा घबरा कर उनके करीब ही बैठते हुए गोया हुई। तुमने बात ही ऐसी कही है। अच्छा भला तो लड़का है, मैं तो इतनी खुश थी कि अल्लाह ने उसका जोड़ तुम्हारे साथ बनाया है, पर मुझे क्या पता था मेरी बेटी ही अपनी किस्मत खराब करने पर तुली हुई है। मरियम बेगम की हैरानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वजह जान सकती हूँ? हूद से शादी से इनकार करने का सबब क्या है? गुस्से और सदमाती लहजे में मरियम बेगम ने इस्तफसार किया। बस वो मुझे पसंद नहीं। मायशा ने कंधे उचकाए, जबकि उसके यूं कंधा उचकाने पर मरियम बेगम का खून खोल गया। अरे ओ ना मुराद, कोई तो वजह होगी ना नापसंदीदगी की। ऐसे बैठे बैठे इनकार क्यों कर रही हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? गुस्से से मरियम बेगम का जलाल उरूज पर पहुंच गया। उनका बस नहीं चल रहा था वो क्या कर बैठे। अम्मी प्लीज मेरी बात सुने। आप दुनिया में किसी भी लड़के से मेरी शादी कर दें, मुझे मंजूर होगा, मगर हूद भाई से नहीं। प्लीज, अपनी बात पर जोर देते हुए मायशा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। फातिमा बाजी का इतना लाइक फाइक और होनहार बेटा है हूद, और कितनी मोहब्बत और चाह से फातिमा बाजी ने तुम्हारा हाथ मांगा है। मैं उन्हें किस मुंह से इनकार कर दूं? मरियम बेगम को उस वक्त से झुरझुरी आने लगी जब वो इनका सामना करेगी। अम्मी प्लीज, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर कबूल कर लें, यकीन माने, इसके बाद मैं आपसे कोई जिद नहीं करूंगी। मायशा इस कदर जज्बाती हो गई कि बेख्तियारी में उनके पैर पकड़ लिए। मायशा के इस अंदाज पर मरियम बेगम के दिल को कुछ हुआ। उन्होंने कब सोचा था कि मायशा अपनी किसी भी ख्वाहिश के लिए उनके पैरों में गिरने तक से गुरेज नहीं करेगी। खुद उन्हें लाख पसंद सही, मगर अपनी पसंद वो अपनी बेटी पर जबरदस्ती तो नहीं थोप सकती थी। एक लंबी सांस खारिज करते हुए गोया हुई। सोच लो, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? लहजा बड़ा ही दो टोक था। हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है जो कभी नहीं बदलेगा, मायशा ने पुरअज़म लहजे में कहा। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं फातिमा बाजी को मना कर देती हूँ, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी जिद थी जिसे मैंने पूरा किया। अब जो भी लड़का मैं पसंद करूंगी तुम्हें चुपचाप उससे शादी करनी होगी। मरियम बेगम इतने गुस्से से गोया हुई कि उनकी माथे की रगें फूल गईं और गुस्से से नथने फुड़फुड़ाने लगे। ठीक है अम्मी, आप जो कहेंगी मुझे मंजूर होगा। मायशा ने खुशी से मरियम बेगम के गले में बाहें डाली, जिसे मरियम बेगम पले धकेलकर बाहर निकल गईं। ये मारिया को क्या हो गया है? कॉलेज क्यों नहीं आ रही 2-3 दिनों से? वो दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बनाने में मसरूफ थी। तभी मारिया की गैर हाजिरी पर मायशा ने राहला से पूछा, उसके वालदा की तबीयत नासाज चल रही है कुछ दिनों से, इसलिए कॉलेज से 15 दिनों की लीव लेकर अपने गांव गई है। राहला ने मारिया से फोन पर होने वाली गुफ्तगू दोहरा दी। अच्छा, और हाँ, तुमने हूद सर का प्रपोजल क्यों रद्द कर दिया? कुछ याद आने पर राहला ने प्रपोजल के बाबत इस्तफसार किया। वजह तुम जानती हो, चावला सर की बुक में मुंह दिए मायशा न जाने क्या पढ़ने में मसरूफ थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा प्रपोजल तुम्हारे लिए आ सकता है। वो लोग हर लिहाज से परफेक्ट हैं। राहला ने उनकी साइड ली। ओह, अब समझ आया, तो तुम्हें अम्मी ने अपना हमायती बनाकर भेजा है? मायशा को कुछ कुछ समझ आने लगा था। जी नहीं, मेरे पास भी अपना दिमाग है, मुझे भी समझ है कि कौन लोग अच्छे हैं और कौन लोग फराड हैं। वो लोग हर लिहाज से परफेक्ट हैं मायशा, तुम बहुत खुश रहोगी वहाँ। राहला ने रसान से समझाया। यही तो बात है, मैं अपनी खुशी के लिए ही तो हूद भाई से शादी से इनकार कर रही हूँ। मायशा की मंतक राहला की समझ से बाहर नजर आ रही थी। मतलब? राहला चूंकि, मतलब यह है कि तुमने देखा नहीं हूद भाई बात बात पर कितना टोकते और डांटते हैं। अम्मी से भी शिकायत की थी ना उस दिन। कुछ याद आने पर उसने कहा। हाँ तो ये कि जब मेरी शादी हो जाएगी हूद भाई से तो वो खाम खाम मुझ पर रोब जमाएंगे, हर वक्त मुझे डांटा करेंगे। हो सकता है अम्मी से भी शिकायत लगाएं जैसे उस दिन लगाई थी।
اور امی کا تو تمہیں پتا ہی ہے، سارے جہاں کی خامیاں انہیں مجھ ہی میں نظر آتی ہیں۔ معائشہ نے اپنے دل کی بات بلا جھجک کہہ دی۔ اس کے دل میں جو بات تھی وہ زبان پر آ ہی گیا۔ یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے کہ تم شادی سے ہی انکار کر دو۔ راہلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ میری عزت نفس کے لیے بہت بڑی بات ہے جو شاید تم سمجھ نہ پاؤ، معائشہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن معائشہ، ضروری تو نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا ہی ہو۔ آنٹی تو تمہارے بھلے کے لیے ڈانٹتی ہیں تاکہ آگے چل کر تم سے کوئی غلطی نہ ہو، اور رہی بات سرحود کی تو وہ بھی ہماری غلطی ہے۔ ہم ہی ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہیں جس سے کلاس بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، اس لیے سر ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ راہلا نے اسے رسانیت سے سمجھایا۔ جو بھی ہو، اب میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز چینج دا ٹاپک، کہہ کر معائشہ نوٹس کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ راہلا اس پر ایک تعصب سے نظر ڈال کر رہ گئی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے معائشہ۔ وہ دونوں گھر جانے کی غرض سے کالج کے کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ تبھی ہود کی آواز ان کی سماع سے ٹکرائی۔ وہ چلتا ہوا ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، معائشہ کہہ کر آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور راہلا کو مخاطب کیا۔ راہلا، صرف 5 منٹ۔ ٹھیک ہے، کالج کے باہر گیٹ کے قریب میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، اس نے معائشہ کو مخاطب کیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہاں تو کیوں منع کر دیا تم نے شادی سے، وجہ جان سکتا ہوں؟ راہلا کے جاتے ہی ہود اصل بات پر آ گیا۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں، بڑے ہی سرد انداز میں جواب آیا۔ جواب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا، بغیر جواب دیے تمہارا یہاں سے فرار ممکن نہیں، ہود نے بڑے ہی سخت لہجے میں اسے باور کروایا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، بس مجھے آپ سے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ معائشہ کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس طرح براہ راست بھی اس سے شادی کے متعلق بات کر سکتا ہے، اس لیے وہ اندر سے تھوڑا نروس بھی ہو رہی تھی، جبکہ سامنے والا بھی شاید جواب لیے بغیر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ کیوں وہ شادی سے انکار کر رہی ہے؟ اس وقت وہ صرف وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اس کے کسی بھی سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور ہوگی جسے تم بتانا نہیں چاہتی، ورنہ دنیا میں ایسا کوئی عمل نہیں جس کے پیچھے کوئی وجہ چھپی نہ ہو۔ ہود کی حیرانگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے پرپوزل کو رد بھی کر سکتا ہے، جبکہ وہ کتنی ہی دیر سے یہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ اچھی لگنے لگی تھی تم مجھے، تمہارا دنیا سے بے پرواہ اور بے نیاز سا انداز اور معصوم سا لہجہ بھا گیا تھا میرے دل کو، اس لیے جب امی نے میری پسند پوچھی تو میں نے بلا جھجک تمہارا نام لے دیا، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح سے میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دو گی۔ کھوئے ہوئے لہجے میں ابھی وہ اس سے اور نہ جانے کیا کیا کہتا کہ وہ چپکے سے اس سے نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے یوں بھاگنے پر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کا خون کھول گیا۔ ایک قہر بھری نظر اس سمت دیکھا جہاں سے وہ بھاگ کر گئی تھی، پھر غصے سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دیا۔ My heart is beating, keeps on repeating, I am waiting for you, my love۔ زور زور سے انگلش گانا گاتے ہوئی معائشہ چائے بنانے میں منہمک تھی اور خوش بھی بہت نظر آ رہی تھی۔ آفٹر آل ہود نامی ہٹلر سے پیچھا جو چھوٹ چکا تھا۔ ارے او ناہجار لڑکی، اب میرے ہاتھوں سے 2 جوتے کھاؤ گی تبھی سدھرو گی تم۔ مریم بیگم کی کڑکدار آواز سن کر معائشہ جو جلدی جلدی صفائی میں بھی مصروف تھی اچھل پڑی۔ کیا ہوا امی؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں پتا نہیں ڈرائنگ روم میں تمہارے ابو کے دوست مولانا عثمان صاحب بھی بیٹھے ہیں؟ سوری امی، وہ میں بھول گئی تھی، معائشہ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ مولانا صاحب ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے، پہلے زمانے کی عورتیں اور لڑکیاں نعت پاک پڑھ کر کام کا آغاز کیا کرتی تھیں، اور آج کل کی لڑکیوں کے زبان پر بس گانا ہوتا ہے۔ ابھی ان کی بات جاری رہتی کہ تم گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے لگی۔ قسم سے میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ یہ کتوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، پر جب تمہاری آواز پہچانی تمہاری شرمندگی کے سر ہی نہیں اٹھایا گیا۔ ڈرتے ڈرتے نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا تو دونوں حضرات مجھے اس نظروں سے گھور رہے تھے جیسے گانا تم نہیں میں گا رہی ہوں۔ مریم بیگم بولتے بولتے روحانسی ہو گئی۔ لیکن امی، میں تو انگلش میں گانا گا رہی تھی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب سمجھے ہوں میں کوئی انگلش پوئم پڑھ رہی ہوں۔ ڈرتے ڈرتے معائشہ نے مریم بیگم سے زیادہ خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں تم ہی تو دنیا میں ایک پڑھی لکھی ہو، باقی سارے جہاں کے لوگ تو جاہل اور ان پڑھ ہیں۔ ان پڑھ ہے نا؟ مریم اس کے بات بنانے پر اور بگڑ گئی۔ کیا ہوا آنٹی؟ راہلا حسب معمول پیچھے کے دروازے سے اندر آ چکی تھی۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں راہلا، اسے کچھ سکھاؤ ورنہ سسرال جا کر میری ناک کٹوائے گی۔ مریم بیگم راہلا سے مخاطب تھی، جبکہ معائشہ تلملا کر رہ گئی۔ یہ سسرال ہے کیا بلا؟ جب بھی کوئی غلطی کرو تو سسرال کا تانا، میرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے سن سن کر۔ غصے میں معائشہ نہ جانے کیا اول فول بکے جا رہی تھی، جبکہ مریم بیگم بڑبڑاتے ہوئے باہر جا چکی تھی۔
क्या हुआ तुम ही बता दो। राहला हैरत से कभी जाते हुए मरियम बेगम को देखती और कभी मुंह बनाए खड़ी मायशा को देखती, और पूरी बात मालूम होने पर राहला हंसते हुए लोट पोट हो रही थी। हाँ हाँ, उड़ा लो हंसी, मायशा ने बुरा मनाते हुए कहा। अगर तुम्हें इतना ही शौक है राहत फतेह अली खान बनने का तो पहले पूरे घर का दौरा कर लिया करो कि कोई मेहमान तो नहीं आया, फिर अपना मौसीकी का शौक पूरा किया करो। राहला ने हंसते हुए नसीहत की, जबकि इसका मुंह हंसपे मामूल फूल चुका था। अच्छा छोड़ो, ऐसी गलतियां होती रहती हैं, मैं तुम्हें एक चीज दिखाने लाई हूँ। राहला ने उसका ध्यान बटाने के लिए सस्पेंस पैदा किया। वो क्या? अब वो बहुत दिलचस्पी से राहला की तरफ मुतवज्जो थी। ये देखो, वासिक ने मुझे रिंग गिफ्ट की है, एक छोटी सी लाल रंग की मखमल की डिबिया में एक बहुत ही प्यारी डायमंड रिंग दिखाते हुए राहिला के होंठों पर मुस्कुराहट थी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, मायशा के मुंह से बेसाख्ता तारीफ निकला। सुंदर है ना? राहला ने पुरजोश लहजे में पूछा। हाँ बहुत ज्यादा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मायशा ने प्यार से उसकी थोड़ी हिलाई, जिस पर राहला झींप सी गई। राहला, और राहला कहाँ हो तुम? दीवार के करीब से राहला की अम्मी उसे आवाजें लगा रही थी। अच्छा अब बाद में मिलते हैं, अम्मी आवाजें लगा रही हैं, कहकर वो झपाक से बाहर निकल गई। जबकि मायशा मरियम बेगम को मनाने के लिए तरकीबें सोचने लगी। हाय मायशा, क्या कर रही हो? मायशा लॉन में बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी, तभी पीछे से राहला की आवाज ने चौंका दिया। कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई है मुझसे, जिसकी पदाश में मुसीबतें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। मायशा ने परेशानी के आलम में कहा। क्यों, क्या हो गया है? अब कौन सी मुसीबत नजूल हो गई है तुम पर? अम्मी ने मेरे लिए एक अदर लड़का पसंद कर लिया है, मायशा ने परेशानी की वजह बताई। तो इसमें मुसीबत वाली कौन सी बात है? राहला ने नासमझी के आलम में पूछा। और तुम्हें पता है लड़का कौन है? मायशा शायद अपनी ही धुन में थी। कौन है? राहला ने भी फितरी तजस्सुस से पूछा। अपने 4 घर के फासले पर जो अनवर अंकल है ना, उनका फर्जंद राशिद भाई, और गालिबन अम्मी उन्हें 1 या 2 दिन में हाँ भी कहने वाली है, उसने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। तो इसमें बुराई क्या है? शादी तो तुम्हें कहीं ना कहीं करनी ही है, तो राशिद भाई क्यों नहीं? वो पढ़े लिखे हैं, बरसरे रोजगार हैं, और अच्छे लोगों में शुमार होता है उनका। तो आखिर तुम्हें परेशानी किस बात की है? मायशा के रोने की वजह राहला की समझ से बाहर थी। तुमने देखा नहीं, राशिद भाई की तोंद है, और तुम तो जानती हो मुझे तोंद वाले मर्द बड़े ही जहर लगते हैं, और जब वो किसी भी बात पर अपने पीले पीले दांत निकाल कर ही हंसते हैं ना, तो कसम से दिल करता है एक हाथ मारकर सारे दांत ही तोड़ दूं। मायशा ने दांत पीसते हुए राशिद का जो जुग्राफिया बयान किया। राहला हंसते हंसते लोट पोट हो रही थी। ओह, तो ये वजह है तुम्हारे परेशान होने की। राहला को अब धीरे धीरे बात समझ आ रही थी। और तुम जानती हो ना वो मेरे सामने कितने पिद्दी से लगते हैं। मायशा ने एक और खामी गिनवाई। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा ही तो कम जाते हैं तुम्हारे सामने। जो भी हो, मैं उनसे शादी हरगिज नहीं कर सकती, प्लीज मुझे बचा लो राहला। मायशा फिर से रो देने को थी। तो इसमें मसला क्या है? तुम आंटी को साफ लफ्जों में इनकार कर दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। राहला ने अपने तई बहुत सही नसीहत की थी। मैं अम्मी को मना नहीं कर सकती, मैंने उनसे वादा किया था कि हूद भाई के अलावा मैं किसी से भी शादी करने पर राजी हूँ, तो मैं अब किस मुंह से इन्हें इनकार कर दूं? मेरा मुंह ही तोड़ देंगी वो तो। मायशा पर मरियम बेगम का खौफ बुरी तरह हावी था। ठीक है, मैं कोई तरकीब सोचती हूँ, राहला ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। सोचो सोचो, ये तुम्हारी इकलौती सहेली की जिंदगी का सवाल है। मायशा ने भी डायलॉग झाड़ने में कंजूसी नहीं की। एक बहुत जबरदस्त आइडिया आया है, जिससे आंटी को इनकार भी नहीं करना पड़ेगा, और राशिद भाई से तुम्हारा पीछा भी छूट जाएगा, राहला ने पुरजोश लहजे में कहा। वो कैसे, जल्दी बताओ। मायशा जो मायूसी से कुर्सी पर बैठी थी खुशी से उछल पड़ी। देखो, अगर इसी दौरान में हूद सर का प्रपोजल फिर से तुम्हारे लिए आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आंटी अपने लायक फाइक भांजे को छोड़कर राशिद का प्रपोजल कबूल करेंगी। तुम आंटी को इनकार करने से भी बच जाओगी, और राशिद भाई से भी पीछा छूट जाएगा। राहला ने अपने तई बहुत ही बेहतरीन आइडिया सुनाया था, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मायशा जो खुशी से उछल पड़ी थी, उसकी बात सुनकर फिर मायूस हो गई। मेरी जिंदगी में क्या बस 2 ही मर्द रह गए हैं? मायशा को तासुफ ने आन घेरा। फिलहाल तो 2 ही हैं, राशिद भाई से लाख गुना अच्छे हैं सरहूद, ऊपर से इतने स्मार्ट और डैशिंग भी। राशिद भाई तो पासिंग भी नहीं है सरहूद के, दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है, रायला ने हूद की साइड लेते हुए कहा। उफल्ला, मैं कहाँ आकर फंस गई, मायशा ने बेचारगी से कहा। सोच लो, तोंद वाले राशिद भाई या फिर डैशिंग से सरहूद, राहला ने ड्रामा अंदाज में कहा। लेकिन मैं उन्हें रिजेक्ट कर चुकी हूँ, अब क्यों वो दोबारा से प्रपोजल भेजेंगे मेरे लिए? मायशा के दिमाग में बात आ चुकी थी, इसलिए राशि से पीछा छुड़ाने के लिए उसका वोट खुद ब खुद हूद के हक में चला गया। अब मैं ऐसा क्या करूं कि हूद भाई फिर से मेरे लिए प्रपोजल भेज दें? मायशा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा।
तुम्हें हूद सर को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए पहले उन्हें रिझाना होगा। राहला ने बात की इब्तिदा की। क्या मतलब? मायशा ने मशकूक नजरों से घूरा। अरे बाबा देखो, तुम्हें याद है ना, उस दिन तुमने सफेद रंग का सूट पहना था तो सर ने किस तरह बेइख्तियार तुम्हारी तारीफ कर दी थी, जबकि तुम आम से हुलिये में थी। अब कल सफेद रंग का ही सूट पहन के और अच्छे से तैयार होकर चलना, फिर देखना वो खुद को तुम्हारी तारीफ करने से रोक नहीं पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है सारी क्लास के सामने सर मेरी तारीफ करेंगे? नामुमकिन। मायशा ने नफी में सर हिलाया। नहीं, जब सर लेक्चर लेकर बाहर निकले तो मैं बहाने से उनके पीछे जाकर नोट्स के मुतालिक डिस्कस करने लग जाऊंगी, तो तुम भी मेरे साथ ही रहना, और जब वो तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारी तारीफ करने से बाज नहीं आएंगे। राहला ने चुटकी बजाते हुए सारा मसला हल कर दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा कुछ होगा? मायशा ने बेयकीनी से पूछा। हाँ इंशाल्लाह जरूर ऐसा ही होगा, और हाँ कल अच्छे से तैयार होकर आना। अब चलती हूँ, अल्लाह हाफिज, कहकर वो गेट अबूर कर गई। अगली सुबह राहला तैयार होकर मायशा के पास चली आई तो हैरान रह गई। सफेद रंग के चूड़ीदार पाजामे पर सफेद कलर का कली वाला छोटा सा मगर खूब घेर वाला गोल फ्रॉक, जबकि दुपट्टा रंगीन लिया हुआ था। मेकअप के नाम पर होठों पर हल्का सा लिप ग्लॉस और कटारी आंखों में काजल की एक हल्की सी धार, जबकि शैम्पू किए हुए बालों को हेयर बैंड लगाकर सर पर रंगों से भरा दुपट्टा ओढ़ लिया था। हुस्न और मासूमियत का अगर कोई मिलाप होता तो वो मायशा होती। वाओ यार, तुम तो कोई अस्परा लग रही हो। राहला तारीफ किए बगैर ना रह सकी, जबकि इस रिमार्क्स पर मायशा झीम सी गई। अच्छा अब चलो भी। मायशा इसका हाथ खींचकर सड़क पे ले आई जहां से इन्हें ऑटो पकड़नी थी। राहला सर आज कॉलेज तो आएंगे ना? पता चला मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कॉलेज पहुंचकर मायशा ने तफ्शीश भरे लहजे में कहा। शुभ शुभ बोलो लड़की, सर जरूर आएंगे, राहला ने कहा और उसे लेकर क्लासरूम की तरफ चल पड़ी। ये लुकमान सर भी ना जब देखो पकाते ही रहते हैं। पहला पीरियड बीसी का था जो लुकमान सर लेते थे। उनके जाने के बाद मायशा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, वो देखो सर हूद आ रहे हैं। राहला ने उसकी तवज्जो क्लासरूम में दाखिल हो रहे हूद की तरफ मबजूल करवाई। उनके साथ ही बाकी सारी क्लास भी गुड मॉर्निंग सर बोलकर खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। बेंच पर किताबें रखने के बाद चाक लेकर वो बोर्ड की तरफ मुड़ गया। बोर्ड पर कैनिंग प्रोसेस हेडिंग डालकर अब वो उसके मुतालिक सभी तुलबा को समझा रहा था। इस दौरान उसने एक गलत निगाह भी मायशा पर नहीं डाली। 1 घंटे बाद जब वो क्लासरूम से बाहर जाने लगा, इतनी देर में राहला मायशा का हाथ खींचकर हूद के पीछे बाहर की जानिब लपकी। एक्सक्यूज मी सर, राहला ने हूद को मुखातिब किया। यस मिस। राहला, एनी प्रॉब्लम? हूद ने मुड़कर बड़ी हैरान नजरों से देखा, क्योंकि ये पहला मौका था जब वो खुद हूद से मुखातिब थी, वरना इन दोनों को छोड़कर तकरीबन क्लास की सारी लड़कियां बहाने बहाने से उसके गिर्द मंडलाया करती थीं। सर, जो आज टॉपिक आपने पढ़ाया है इसमें मुझे कुछ डाउट्स हैं, तो क्या आप क्लियर करवा सकते हैं? राहला ने बात बढ़ाने की गर्ज से कहा, जबकि मायशा चुपचाप खड़ी थी। अच्छा एक काम करते हैं, आधे घंटे बाद मैं फ्री हूँ, आप स्टाफ रूम में आकर मुझसे समझ लीजिएगा, हूद ने उजरत भरे लहजे में कहते हुए एक गलत निगाह भी मायशा पर नहीं डाली, मानो वो वहां है ही नहीं। सर आजकल आप सफेद रंग का लिबास जेब तन नहीं कर रहे हैं, आपका तो फेवरेट कलर था ना? मायशा का लटका हुआ मुंह देखकर राहला को ढीठ बनकर कहना ही पड़ा, ताकि उस पर हूद की एक नजर पड़ जाए। नहीं, मुझे सफेद रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर कोई पहन भी लेता है तो ऐसा गुमान होता है जैसे कफन पहन लिया हो, हूद ने बेतासुर लहजे में कहा, जबकि लफ्ज कफन पर तो मायशा दहल कर रह गई। लेकिन सर आपको तो बहुत पसंद था ना सफेद रंग? राहला ने सख्ते की हालत में पूछा। था पर अब नहीं है, कहकर हूद रुका नहीं, लंबे लंबे डग बढ़ते आगे बढ़ गया। कमीनी, मेरी बेइज्जती करवा कर मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। मायशा दांत पीसते हुए राहला पर उलट पड़ी। दिल छोटा ना करो मायशा, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, और भी तरीके हैं सर हूद को मनाने के, राहला ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है अब मैं उन्हें मनाऊंगी? मनाए मेरी जूती। अरे अब तो मैं उनकी शक्ल भी देखने की रवादार नहीं, मायशा ने बिफर कर कहा। सोच लो फिर जिंदगी भर राशिद भाई का छिले हुए अंडे की तरह मुंह देखती रहना। राहला ने उसे डराने की भरपूर कोशिश की। अब वो मिस्कीन सी सूरत बनाए कह रही थी, राहला अब मैं क्या करूं? हम हिम्मत नहीं हारेंगे, अब मैं कोई नया आइडिया या प्लान करूंगी, फिलहाल चलो अगली क्लास करते हैं, राहला ने कहा और उसका हाथ पकड़कर क्लासरूम की तरफ चल दी। नहीं, मैं अगली क्लास नहीं करूंगी, अब मैं घर जाना चाहती हूँ, मायशा ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा। क्यों? अभी तो सिर्फ 2 ही क्लास हुई हैं। राहला ने हैरत से उसे देखा। देखो ये सारे लोग मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं, शायद उन्हें लग भी रहा है कि मैंने कफन पहन लिया है। मायशा के दिमाग पर हूद की बात बहुत बुरी तरह हावी हो गई थी शायद। पागल मत बनो, वो तो सर खफा थे इसलिए कह गए, वरना सफेद रंग तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा रंग है।
اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو۔ راہلا نے اس کے سر پر ہلکا سا شپت لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب میں یہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ تم چل رہی ہو یا میں اکیلے ہی جاؤں؟ مائشہ نے دھونس بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھہرو، میں بھی چل رہی ہوں۔ جانتی ہوں نا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے نخرے دکھاتی ہو۔ بلا آخر اسے مائشہ کے ہم قدم ہونا ہی پڑا۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا ہال سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہی تھی کہ تبھی ہال میں بیٹھی مریم بیگم سے سامنا ہو گیا۔ کیا بات ہے، بڑی سج دھج کر گئی تھی؟ کہیں فیئرویل پارٹی تو نہیں تھی کالج میں؟ مریم بیگم جو ابھی صوفے پر بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی، اسے نکس اختیار دے کر پوچھ بیٹھی، جبکہ من ہی من چپکے سے ماشاءاللہ بھی کہہ دیا، مبادا ان کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ گفن پارٹی تھی، ایک تو ویسے ہی موڈ خراب تھا، اوپر سے مریم بیگم کی بات، وہ جھلنائی تو گئی تھی۔ بڑبڑاتے ہوئے سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ جلد سے جلد کپڑوں سے نجات پا سکے۔ توبہ ہے، یہ کالج والے بھی نہ پتہ نہیں کون کون سی پارٹی رکھتے ہیں۔ خیر، مریم بیگم نے کہاں جانا تھا، اپنے خیالات کا اظہار کر کے اخبار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رات میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مائشہ اپنے ڈائجسٹ پڑھنے میں محو تھی، تبھی فون کی گھنٹی نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ہیلو، بڑی ہی بے دلی سے فون ریسیو کیا۔ ہیلو مائشہ، کل فجر کے وقت تم تیار رہنا، ہم صبح جاگنگ پر جا رہے ہیں۔ راہلا نے اسے کل کے پلان کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں جاگنگ پر جانے کی کیا سوجی؟ اور اگر جانا ضروری ہے تو دن میں چلیں گے، تمہیں تو پتہ ہی ہے اتنی صبح مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ مائشہ نے بیزاری سے کہتے ہوئے کاہلی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ میری بھولی سہیلی، تمہیں یاد ہے نا اس دن سر دھود نے کیا کہا تھا کہ صبح جاگنگ کرنے والے لوگ انہیں پسند ہیں، اور وہ خود بھی تو صبح جاگنگ پر جاتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بھی تو جاگنگ پر جانے کی نصیحت کی تھی۔ اس لیے کچھ بھی ہو کل صبح ہم جاگنگ پر جا رہے ہیں، راہلا نے حتمی لہجے میں کہا۔ تو وہاں جانے سے کیا ہو جائے گا؟ مائشہ برجستہ پوچھ بیٹھی۔ تو یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں وہاں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ ہم ان کی بات کا کتنا اثر لیتے ہیں۔ میں بہانے سے وہاں سے پرے ہو جاؤں گی اور تم ان سے پیار بھری باتیں کرنا، جس سے سر کو ایک مبہم سا اشارہ مل جائے گا تم ان میں انٹرسٹ لے رہی ہو۔ راہلا نے اپنے دوسرے پلان کے بارے میں آگاہ کیا۔ تمہیں لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ مائشہ نے مشکوک ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں انشاءاللہ ضرور کچھ اچھا ہوگا۔ اچھا فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ کہہ کر راہلا نے فون رکھ دیا۔ کیا بات ہے، آج میرا بیٹا صبح صبح کیسے اٹھ گیا؟ ثاقب صاحب جاگنگ پر جانے کی تیاری کر رہے تھے، تبھی پاس آتی مائشہ پر نظر پڑی تو پوچھ بیٹھے، ابو آج میں بھی جاگنگ پر چلوں گی؟ مائشہ نے جمائی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر میں بھی چلتا ہوں بیٹا، تم فریش ہو کر جلدی سے آ جاؤ، ثاقب صاحب کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، مائشہ نے جھٹ فون ریسیو کیا۔ ہیلو مائشہ، تیار ہو؟ میں باہر کھڑی ہوں، جلدی جلدی آؤ، کہہ کر راہلا نے فون جلدی سے رکھ دیا۔ یہ فرحت بخش ہوا روح کو کتنی ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، دل ہی خوش ہو گیا آج تو۔ وہ دونوں سڑک پر چل رہی تھی، تبھی مائشہ نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے تازگی اپنے اندر اتاری۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن قدم تھوڑی جلدی جلدی بڑھاؤ، اگر اسی رفتار سے چلیں گے نا تو رات تک پہنچیں گے، کہہ کر راہلا دوڑنے کے انداز میں چلنے لگی۔ مائشہ کو بھی ناچار اس کا ساتھ دینا پڑا۔ دونوں ہانپتے ہانپتے اسی پارک تک پہنچی جہاں ہود روز جاگنگ کرنے آتا تھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے راہلا کی نظر ہود پر پڑی، جو کہ دور سے دوڑتے ہوئے ادھر ہی کی طرف آ رہا تھا۔ مائشہ دیکھو ادھر سر آ رہے ہیں، جلدی چلو، راہلا نے عجلت میں کہتے ہوئے مائشہ کو کھینچا اور دوڑنے کے انداز میں آگے چل پڑی۔ السلام علیکم سر۔ قریب پہنچنے پر راہلا نے سلام کیا، جبکہ اس بار کی طرح اس بار بھی مائشہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ مس راہلا، آپ لوگ جہاں؟ ہود نے سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑی خوشگوار حیرانی سے پوچھا۔ جی سر، آپ نے کہا تھا نا صبح کی فریش ہوا انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اس لیے آج ہم یہاں آئے ہیں، راہلا نے اس کی بات یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آپ جانتے ہیں میں تو آ ہی نہیں رہی تھی یہاں، اتنی صبح صبح کون اٹھے، پر مائشہ نے میری ایک نہ سنی اور مجھے زبردستی کھینچ لائی، راہلا نے مائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعریفی انداز میں کہا، جبکہ اس بات پر ہود کے منہ کا زاویہ بگڑ چکا تھا۔ مائشہ آپ کو یہاں پر لائی ہے؟ ہود نے حیرانی سے پوچھا۔ جی سر، اسے تو آپ کی ہر بات ازبر رہتی ہے، اسی لیے تو یہ مجھے یہاں پر لائی ہے، پر آپ کو کیا ہوا سر؟ راہلا نے حیرانی سے ہود کے بگڑتے موڈ کو دیکھا۔ ایسی حرکتیں ان محترمہ سے ہی توقع کی جا سکتی ہیں، ہود نے آنکھوں سے مائشہ کی طرف اشارہ کیا، جبکہ اس کمنٹ پر مائشہ حیرانی سے ہود کو دیکھنے لگ گئی۔ میں سمجھی نہیں سر،
राहला ने एक नजर मायशा पर डालते हुए नासमझी के आलम में पूछा, सख्त सहन लगती हैं मुझे ऐसी लड़कियां जो मर्दों की तरह मुंह उठाए जॉगिंग पर चल पड़ती हैं। अगर ताजी हवा ही लेनी है तो बंदा छत पर भी जा सकता है या फिर लॉन में। इस तरह बेशरम बन के मर्दों के बीच में घूमना कहाँ की समझदारी है। हूद ने बड़े ही नागवार लहजे में कहा, पर सर आप ही ने तो हमें सलाह दी थी जॉगिंग पर जाने की। राहला ने उसकी बात दोहराते हुए सदमाती लहजे में कहा, हाँ पर अब वो बात पुरानी है। बहुत सी बातों की तरह मेरे ख्यालात भी चेंज हो चुके हैं। ये कहकर हूद वहां रुका नहीं, सीधा आगे की तरफ बढ़ गया, जबकि राहला ने डरते डरते मायशा की तरफ देखा जो इनके जाते ही उस पर झपट पड़ी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मायशा पागलों की तरह उस पर झपटी, जबकि राहला मुंह पे हाथ रखकर 2 कदम दूर जा खड़ी हुई। मुवादा वो इस पर अमल ही ना कर डाले। देखो मायशा, इस बार मैं एक धांसू आइडिया सोचूंगी जिसकी वजह से सर हूद तुम पर लट्टू हो जाएंगे। राहला ने उसे काबू करने की कोशिश की, जबकि इस बात पर तो वो और भी बिभर गई। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी अगर तुमने अब और कुछ मुंह से निकाला तो। मायशा गुस्से से पैर पटक कर घर की तरफ चल पड़ी, जबकि पीछे सहमे खड़े राहला इसे जाते हुए देखती रही। अगली सुबह बहुत ही बोरियत भरी और बेजार कुन साबित हुई थी। किचन में टेबल पर बैठे हुए चाय की सिप लेते हुए मायशा के कानों में बस हूद की आवाज गूंज रही थी, या अल्लाह, इतनी बेइज्जती तो शायद मेरी 7 पुश्तों की नहीं हुई होगी जितनी मेरी हुई है। उसे अपनी बेइज्जती भुलाए नहीं जा रही थी। अरे बेटा, तुम उठ गई? कितनी देर से मैं तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही थी। किचन में दाखिल होते हुए मरियम बेगम ने एक नजर चाय पीती मायशा पर डालकर बहुत खुशगवार लहजे में कहा, क्या बात है अम्मी, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। मायशा ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो पूछ बैठी, खुशी की ही तो बात है बेटा। आज रात राशिद और उसके घर वाले आ रहे हैं शादी की तारीख पक्की करने। उसी दिन का तो इंतजार होता है माओ को। खुशी मरियम बेगम के अंग अंग से फूट रही थी, जबकि मरियम बेगम की बात पर चाय का छोटा छोटा घूंट लेती मायशा को अच्छू लग गया। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मायशा ने मारे सदमे के चाय एक तरफ रखकर मरियम बेगम को बेयकीनी से पूछा। हाँ बेटा, मैंने सोचा जाने पहचाने लोग हैं तो छानबीन कैसी, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए आज ही लोगों को बुला लिया है। हो सकता है छोटी सी मंगनी की रस्म ही अदा हो जाए। मरियम बेगम शायद सारा प्लान पहले ही कर चुकी थी। लेकिन अम्मी, इतनी जल्दी भी क्या है? और अंगूठी कहाँ से खरीदेंगी इतनी शॉर्ट नोट्स पर? मंगनी की रस्म तो बाद में भी अदा की जा सकती है ना। मायशा मंगनी की रस्म सुनकर दहल गई। अरे नहीं बेटा, अंगूठी तो अभी तुम्हारे अब्बा मार्केट से जाकर खरीद लेंगे। अभी घर की सफाई करवानी है, बाजार से खाने के सामान मंगवाने हैं, बहुत काम है सर पर। अभी वो कुछ और कहती तो फोन की घंटी ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। उजरत भरे लहजे में कहते हुए मरियम बेगम बाहर निकल गई, जबकि मायशा की आंखों में आंसू आ गए। सारा दिन वो बेड पर मुंह दिए अपनी बर्बादी पर आंसू बहाती रही। अरे बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रात में जब मरियम बेगम तैयार होकर मायशा के कमरे में गई तो वो बेड पर मुंह दिए पड़ी थी। क्या तैयार होना जरूरी है अम्मी? मायशा भराए हुए लहजे में कहते हुए उठ बैठी। तो क्या तुम मासी वाले हुलियों में लड़के के हाथों अंगूठी पहनाओगी? उसकी बात मरियम बेगम का मूड फिर बिगड़ गया। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। बुरा सा मुंह बनाते हुए वो उठ खड़ी हुई। बेदिली से तैयार होकर बाहर आई तो साकिब साहब किसी से फोन पर मसरूफ नजर आए, जबकि मरियम बेगम मेहमानों के इंतजार में बैठी बार बार घड़ी पर नजरें दौड़ा रही थी। एक पल के लिए तो इसके दिल ने बगावत की कि कर दे इनकार, अगर तुझे राशिद पसंद नहीं मत कर ये मंगनी। मायशा ने घबराकर मरियम बेगम की तरफ देखा जो किसी बात पर हंस रही थी, जबकि साकिब साहब भी मुस्कुराते हुए नजर आए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कितने खुश और मुतमईन नजर आ रहे हैं, कैसे मैं उनके लबों से मुस्कुराहट छीन सकती हूँ? और गलती मेरी ही है, मैंने ही हीरा ठुकराया है, इसलिए रब्बे कायनात ने मेरी किस्मत में कोयला लिख दिया। अब सारी जिंदगी मुझे इसी कलक के साथ गुजारनी है। नमी ने हलक में फंदा डालकर चेहरे को मजीद सुर्ख कर दिया। आंखों में बेशुमार पानी जमा होने लगा। तभी दरवाजे पर होने वाली बेल पर वो चूंकी। लगता है मेहमान आ गए हैं। मरियम बेगम और साकिब साहब मेहमानों के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ गए, जबकि वो आंसुओं पर काबू पाते हुए किचन की तरफ भागी। किचन में पहुंचते ही उसका सारा जबत छूट गया और बड़ी शिद्दतों से रो दी। वो रोना नहीं चाहती थी मगर रो रही थी। आंसू आंखों से मतवातर बहे जा रहे थे। तभी पीछे से दस्तक हुई। अरे अरे, ये क्या, इतनी खूबसूरत आंखों पर इतना जुल्म। वो जो रोते हुए बार बार अपनी हथेली की पुश से अपने सुर्ख आरिस से आंसू का निशान मिटा रही थी, चूम कर पीछे मुड़ी तो हैरान रह गई। हूद बाजुओं को एक दूसरे में बांधे दरवाजे से टेक लगाए बड़े दिलनशीन अंदाज में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो जो रोते हुए बार बार अपने आंसुओं को खुश कर रही थी, उसे सामने देखकर और शिद्दतों से रो दी। और वो जो इसे सरप्राइज देने की गर्ज से आया था, इसके रोने पर बौखला सा गया।
मायशा चुप हो जाओ, प्लीज रो तो मत। हूद अब उसके बाजू को सहलाते हुए चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो मुसलसल रोने में मसरूफ थी। अगर किसी ने भी मुझे तुम्हारे इतने करीब देख लिया तो सोचो क्या इज्जत रह जाएगी और क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। हूद ने दूसरा हरबा आजमाया और उसका असर भी फौरी तौर पर हुआ। वो एक झटके से उससे काफी फासले पर जाकर खड़ी हुई, जबकि वो मुस्कुराए बगैर ना रह सका। सॉरी, अपनी खजालत मिटाते हुए बड़ी ही हैरान नजरों से उसे देखा। ऐसे क्या देख रही हो? क्या बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ? हूद ने शरारत भरे लहजे में कहते हुए एक आंख दबाई। तभी सटपटाकर उसकी आमद का मकसद पूछ बैठी, आप और यहाँ? अब जाहिर है मंगनी मेरी है तो मैं ही आऊंगा। राशि तो आने से रहा, आपकी मंगनी मगर किससे? मायशा ने नासमझी के आलम में पूछा। तुमसे और किससे? हूद के लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट थी। मुझसे? अपनी तरफ इशारा करते हुए। वो हूद को बड़ी प्यारी और मासूम सी लगी। उसकी सादगी और मासूमियत देखकर इसका दिल अश अश कर उठा। मगर वो कैसे? और वो राशिद भाई और उनकी फैमिली? मैं शायद पागल ही ना हो जाऊं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है उसके साथ। थोड़ा सब्र से काम लो, मैं सब समझाता हूँ। जब आंटी ने राशिद के प्रपोजल के बारे में तुम्हें बताया तो हस्बे मामूल तुम्हारा पारा फिर से हाई हो गया और तुम उसे भी रिजेक्ट करना चाहती थी, लेकिन तुम आंटी को इनकार नहीं कर सकती थी। वादा जो किया था, इसलिए जब तुमने रोती बसोरती सूरत बनाए हुए अपने दिल की सारी बात राहला से कह दी। अब चूंकि राहला तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा समझदार थी, इसलिए सीधी मेरे पास चली आई और सारी बात बता दी। अब चूंकि मैंने अम्मी के सामने पहली बार भी तुम्हारा ही नाम लिया था, पर तुम्हारे इनकार पर मैंने ये सोचकर सब्र कर लिया कि शायद अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। पर दूसरी बात, कुदरत की इस मेहरबानी पर मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा चलो ठीक है, एक मौका और देते हैं मोहतरमा को। पर मैंने भी ठान ली थी कि इस बार मोहतरमा को आसानी से माफी नहीं मिलेगी। आप और राहला मिले हुए थे और मुझे खबर नहीं होने दिया। और राहला वो तो ऐसे पोज करती थी जैसे मेरी कितनी बड़ी गमख्वार है। मायशा तो मारे सदमे के कंग हो गई। यकीन नहीं आ रहा था कि राहला उसके साथ ऐसा कर सकती है। ऐसा उसने मेरे कहने पर ही किया था, वरना वो तो मान ही नहीं रही थी। मैंने ही उस पर दबाव डाला था, और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से बख्शने वाला तो नहीं था। इतने दिनों तक तुमने मुझे जहनी तनाव में रखा, आखिर को बदला भी लेना था। हूद ने शरारत से देखा। ठीक है, आपने जो किया सो किया, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं, मगर राहला, उसने किस बात का बदला लिया? हूद की वजाहत पर जहां मायशा हल्की फुल्की हो गई, वहीं पर राहला की बेवफाई पर उसका खून खोल कर रह गया। ओहो भाई, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? ऐसा उसने सिर्फ मेरे कहने पर किया था। अब गलत फहमियां ना पालो अपने दिल में उसके लिए। इसने राहला के मुतालिक उसकी बदगुमानी दूर करने की कोशिश की, जिसकी हैरानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और अम्मी, उन्होंने भी मुझे किसी बात की भनक नहीं पड़ने दी। एक बार फिर याद आने पर वो पूछ बैठी। आंटी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो तो आज सुबह ही मेरे कहने पर अम्मी ने आंटी को सारी बात बताई, और आंटी की तो खैर पहले चॉइस ही मैं था, इसलिए बाखुशी राजी हो गई। रही बात राशि की, तो आंटी ने फोन पर उन लोगों को मना कर दिया था। मैंने ही इन सबको तुम्हें कुछ भी बताने से रोक दिया था, और मेरे प्लान के मुताबिक हम सब ने तुम्हें सरप्राइज देना था। मगर तुम्हारी रोनी सूरत देखकर मुझे पहले ही तुम्हें सब कुछ बताना पड़ा। अब जब मैं बाहर जाऊंगा तो सारी खवातीन मुझ पर चढ़ दौड़ेंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ और बाकी बातें बाद में होंगी। ये सब मेरी गैर हाजिरी को महसूस कर रहे होंगे। इस पर एतबार और मोहब्बत की चंद घड़ियां निछावर करके वो रुका नहीं, उजरत में बाहर की तरफ निकल गया, जबकि मायशा यकीनी और बेयकीनी की कैफियत में खड़ी रह गई। क्या बात है, अभी तक रोने धोने का सेशन चल रहा है क्या? और हमारी बन्नो रानी अभी तक मानी के नहीं? मायशा, जो अभी तक हैरानो परेशान की कैफियत में खड़ी थी, राहला की आवाज पर चूम कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां वो निक सी तैयार खड़ी उसे शरीर नजरों से देख रही थी। जबकि पीछे से मारिया भी बहुत ही खूबसूरत मलबूस में हाथों में गिफ्ट लिए नमूदार हुई। ओह, तो तुम आ ही गई। आखिर अब तो तुम्हारी खैर नहीं। आज तुम्हारा कत्ल मेरे ही हाथों होना है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इस पर नजर पड़ते ही एक बार फिर से मायशा को उसकी बेवफाई और अपनी बचकाना हरकतें याद आ गईं। उसके साथ ही वो उस पर झपटी, जबकि वो बहुत ही फुर्तीले अंदाज में उसके पहुंचने से पहले ही ये कहते हुए भाग खड़ी हुई, पहले अपनी जान के हाथों अंगूठी तो पहन लो, बाद में मेरी जान लेती रहना। उसके जाते ही मायशा की नजर अब मारिया पर गई, जो दोनों की बातों से किसी हद तक, और तुम भी शामिल थी इस प्लान में। कम से कम तुमसे ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी। यकीन मानो, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। ये खालिस सरहूद और रहला का प्लान था। तो तुम जानती हो, कुछ दिनों के लिए मैं गाँव गई हुई थी। आज सुबह ही हॉस्टल पहुंची हूँ, तभी राहला की कॉल आई और उसने अपने प्लान के बारे में बताया, तो मैं तो सुनकर हैरान ही रह गई।
اتنے دنوں تک میں تھی تب تو کچھ نہیں ہوا اور میرے جاتے ہی کیا کچھ ہو گیا۔ وہ جو اس سے شکایت کا ارادہ رکھتی تھی، ماریا کو الٹا اس سے شکایت ہو گئی، اپنے پیارے دوستوں کو اوٹ پٹانگ حرکت دیکھنے سے محروم جو ہو گئی تھی۔ لو میں بھی کیا بات لے کر بیٹھ گئی اس وقت، ماریا نے ماتھے پر ہلکا سا چپت رسید کیا۔ میرے خیال سے اب ہمیں باہر چلنا چاہیے، سبھی منتظر ہوں گے، ورنہ ایسا نہ ہو پھر سے سرہود آ جائیں تمہیں منانے کے لیے۔ کہتے ہی اس نے مائشہ کو چھیڑا جس کا چہرہ لال گلنار ہو گیا تھا۔ اس کے قدم اب ماریا کے ہمراہ ہال کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ دل خدا کی اس عظمت پر سجدے میں جھکا بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اسے کتنے مخلص اور جان سے بڑھ کر محبت کرنے والوں سے نوازا ہے۔ وہ لبوں پر ایک مخصوص قسم کی مسکراہٹ لیے ہال کی طرف رواں دواں تھی، جہاں اس کے اپنے منتظر تھے، جہاں ڈھیر ساری خوشیاں منتظر تھیں، جہاں محبت منتظر تھی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔